हरे कृष्णा साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट 13 में आपका स्वागत है। आज हम वो 10 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं और हम आपको कंसेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत ही शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए हमारे सवालों के साथ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC को केंद्र O वाले एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। D लघु चाप BC का एक बिंदु है तथा CBD बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, तो BCD का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज हमने बनाया और यहाँ पर दिया हुआ ABC, ये इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा, जो शीर्ष हो जाएगा वो ABC है। इसके अंदर का केंद्र O है और इसको एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। तो एक वृत्त ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। और यहाँ से कह रहा है कि एक बिंदु जो है लघु चाप BC का एक बिंदु है, D जो है एक लघु चाप BC का एक बिंदु है। तो D यहाँ पर देखिए कि ये लघु चाप है BC, यहाँ पर कोई बिंदु हम यहाँ पर D ले लेते हैं। CBD बराबर 40 डिग्री है, यानी कि CBD ये वाला एंगल जो है CBD ये 40 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया है कि BCD का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमसे पूछा गया है ये वाला एंगल का मान। ठीक है, ये वाला एंगल का मान हमारे पास क्या बनेगा। चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है उसके तीनों कोण 60 होंगे, यानी कि ये भी कोण 60 होगा। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि जो इसका विपरीत एंगल है, विपरीत कोण है, उसका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 है तो इसका जो अपोजिट कोण क्या होगा, वो 120 होगा। दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि BCD त्रिभुज में दो कोण दिया हुआ है, तो तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हैं। तो 120 + 40 160, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं जो हम आपको बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार जो है पूछे भी जाते हैं। समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ये साइड A है और यहाँ पर तो इसका जो एरिया होगा वो √3/4 × A² होगा। ठीक है, इसका जो हाइट होगा दोस्तों, यहाँ से अगर हम हाइट खींचेंगे, है ना, एक लंब खींचेंगे, तो इसका जो लंब होगा H, है ना, वो H बराबर जो होगा वो हो जाएगा √3/2 गुना भुजा। ठीक है, इसका जो सर्कम रेडियस होगा, ठीक है, ये सर्कम रेडियस होगा, यानी कि इस त्रिभुज के शीर्ष से एक वृत्त अगर हम खींचेंगे, ठीक है, एक वृत्त अगर हमने खींचा तो इसका जो सर्कम रेडियस होगा, सर्कम रेडियस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एक सेंटर है और सेंटर से हम यहाँ से एक ना त्रिज्या खींचेंगे, ये हो जाएगा सर्कम रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इन रेडियस, यहाँ से इस पॉइंट तक ये जो हो जाएगा हमारा इन रेडियस हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला क्या होता है इसका, R बराबर A/√3 और इन रेडियस का मान हो जाएगा A/2√3। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो है हमारा समबाहु त्रिभुज का है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, और इसमें जो होता है सर्कम रेडियस अपॉन जो हमारा इन रेडियस होता है वो 2:1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारे पास इन रेडियस दिया हुआ है, अंतः त्रिज्या दिया हुआ है, तो बाह्य त्रिज्या का मान जो होगा उसका दुगना होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में ये कंसेप्ट है यहाँ पर। और इसका एक और फॉर्मूला होता है R = H/3 और दूसरा होता है बाह्य त्रिज्या बराबर 2H/3। तो इन सारे कंसेप्ट से भी जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये सब फार्मूले याद हैं तो आराम से इन सारे सवालों को आप बना सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका जो मीडियन होगा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो मीडियन होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया, है ना, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। तो AD जो है मीडियन है, माध्यिका है, तो जो मीडियन होगा, है ना, वो तो मीडियन होगा ही,
साथ साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर जो है इस साइड को ये दो बराबर भाग में विभाजित करेगा। और तीसरा क्या होगा, एल्टीट्यूड, ठीक है, यानी कि इसका हाइट, एल्टीट्यूड भी होगा यही, मीडियन ही होगा। और चौथा एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा दो बराबर भागों में, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है वो दो बराबर भागों में भी विभाजित करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि इसके जितने भी सारे सेंटर हैं, ऑल सेंटर में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर है और ऑर्थो सेंटर है, फिर हमारा सेंट्रॉइड है और फिर हमारा इन सेंटर है। ये सभी एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है। तो सरकम सेंटर का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर रहे हैं। इन सेंटर का मतलब हो गया कि जहाँ पे इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहा है, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर का मतलब हो गया कि जहाँ पे इसका एल्टीट्यूड, यानी कि इसका जो वर्टेक्स से अपोजिट भुजा पर जो लंब डाला गया है वो वहाँ पर मीट कर रहा है, तो वो हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाता है। ये सारे जो है एक ही बिंदु पर लाया करते हैं, किसमें, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो काफ़ी जो है वर्बल जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें आपको काम आएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, समबाहु त्रिभुज है ABC, है ना, ये A है, ये B है और ये C है, और यहाँ से हमने लंब डाला और यहाँ से हमने लंब डाला, ठीक है। ये सारे एक ही बिंदु पर मिलेंगे आके, है ना। और इसका जो सेंट्रॉइड होगा, है ना, वो एक ही बिंदु पर, हमने बताया यहाँ पर पीछे वाले में कि इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो भी, ये सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इसका जो सेंट्रॉइड होगा यानी कि मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा सेंट्रॉइड बनेगा। और ये इस हाइट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जो भी सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल का वो हमारा 2:1 मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका अगर साइड A है, ये भी साइड A है, ये भी साइड A है, तो A बराबर, अगर ये हाइट दी हुई है, ये मान लेते हैं P1 है, ये P2 है और ये हाइट P3 है, ठीक है। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है। और चौथा कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये हमने एक सर्कल बना लिया और इसमें हमने एक ट्रायंगल खींचा, कौन सा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज खींचा, ये A है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। और मान लेते हैं कि सर्कल के किसी भी बिंदु पर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लेते हैं P है ना। तो यहाँ से अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो PB का जो लंबाई होगा, जो PB बराबर होगा, यहाँ से देखेंगे ये PB का जो लंबाई होगा वो किसके बराबर होगा, PA प्लस PC के, PA प्लस PC के। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो इससे रिलेटेड जो है सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ साइन 23, ये ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हम इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि साइन 23 इंटू कॉस 67 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है अगर A प्लस B 90 डिग्री है और साइन और कॉस का फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दोनों जो है स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। कैसे, कॉस 67 को हम लिख सकते हैं साइन 23, यानी कि कॉस 90 माइनस 23, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 23। तो ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर 23 पहला, प्लस यहाँ पर देखिए कि सेक 52 डिग्री दिया हो, 52 प्लस 38 यहाँ पे 90 बन रहा है। तो सेक 52 को हम कितना लिख सकते हैं, 1/cos 52, और 1/cos 52 को हम लिख सकते हैं साइन 38। तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, डिवाइड होके 1 दे देगा। प्लस यहाँ पर देखिए कि cos 23 है
और यहाँ पे साइन 67 है, इसको भी हम 90 माइनस करके कॉस 23 लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 23। अब प्लस यहाँ पर देखिए कि कोसेक 52 है और कॉस 38 है, यानी कोसेक 52 को 1 बटा साइन 52 लिख सकते हैं और साइन 52 को कॉस 38 लिख सकते हैं और ये डिवाइड होके 1 दे देगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इस टेन 70 को हम लिख सकते हैं, टेन 70 को हम लिख सकते हैं कॉट 20, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 1। तो हमारा जो टोटल वैल्यू आएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/1। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 56 गुना है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारे पास एलसीएम एल है और एचसीएफ एच है, तो एचसीएफ का 56 गुना है पहला। दूसरा है कि दोनों का योग एल प्लस एच का योग 1710 है। और यहाँ से आप देखेंगे कि h का मान निकाल सकते हैं, l के जगह 56h रखेंगे तो ये हो जाएगा 57h, तो h का मान हो जाएगा 1710/57। 57 गुना 3, ये 3 बार में कट जाएगा, तो h जो हो जाएगा हमारा 30 बन जाएगा, HCF 30 बन जाएगा। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं, हमारे पास जो कंसेप्ट होता है वो होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्याएं का जो प्रोडक्ट होगा तो उसमें से एक संख्या दी हुई है 240, मान लेते हैं कि एक संख्या 240 है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, और L इंटू एच, एल का मान है हमारे पास H इंटू 56 यानी कि 30 गुना 56 और H का मान है 30। तो यहाँ से आप देखेंगे ये कट रहा है 8 बार में, ये भी कट रहा है 7 बार में, तो दूसरी संख्या जो हमारे पास बन के आएगी वो हो जाएगी 210। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द रेशियो, है ना, 2014 और 17 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात का 2015 और 16 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से अनुपात क्या है। तो 2014 में देखेंगे कि ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, है ना, 2014 में कितना है 200 ए प्रकार, और 17 में 175 यानी कि 200 प्लस ये हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाय, अब है यहाँ पर कि 15-16 में बी प्रकार की कार, ये बी प्रकार की कार है डार्क कलर की, और ये है 15 और 16 में, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 200 यानी कि ये हो जाएगा 450। अब देखेंगे कि यहाँ पर 25 का मल्टीप्लिकेशन है, लास्ट दो डिजिट हमारा, तो ये कट जाएगा 25 से, 25 25 5 125, 25 20 25 80 200, फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 15 3 6 18। हमारे पास जो रेशियो निकल कर आएगा वो 5:6 का होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक निश्चित राशि 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में ब्याज और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर 50 है ना, 50-82 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज का, और चक्रवृद्धि ब्याज में हम डायरेक्टली फार्मूला लगाकर बना सकते हैं सक्सेसिव रेट के कंसेप्ट से। तो यहाँ पर 2 वर्ष का जो सक्सेसिव रेट बनेगा वो कितना बनेगा, 2 वर्ष का सक्सेसिव रेट अगर आप निकाल लेंगे तो बनेगा, और 3 वर्ष का जो सक्सेसिव रेट बनेगा उस पर निकाल लेंगे, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप अगर कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप रेट दिया हुआ है हमारे पास 10%, 10% बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, तो 1/10 जो है हमारा 10 को यहाँ पर देखिए कि 4 वर्ष के लिए है, तो आप इसका 4 गुना मूलधन मान लीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास 10,000 हमारा मूलधन है। ठीक है, तो
ट्री डायग्राम से बनाना यहाँ पर सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्री डायग्राम बनाएंगे तो ये 10% हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 1000 का होगा, दूसरे साल के लिए भी 1000 का होगा, तीसरे साल के लिए भी 1000 का होगा और चौथे साल के लिए भी 1000 का होगा, है ना। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास, इसको ए मान लीजिए, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो पहले रो में 4 ए रहेगा, दूसरे रो में हमारा 6 बी रहेगा, ठीक है। तो बी यहाँ से शुरू करेंगे, बी, 2b और 3b, ठीक है। और तीसरे रो में फिर 4 रहेगा तो सी यहाँ से शुरू करेंगे, सी और 3c, और चौथे रो में सिर्फ डी रहेगा जो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो हमारे पास निकल कर आ गया, ए का मान है हमारे पास 11000, हमारे पास है ए का मान 1000, और बी जो होगा दोस्तों वो ए का R% होगा, ठीक है। तो बी जो होगा वो ए का R% होगा यानी कि 100, और सी जो होगा वो बी का R% होगा। यहाँ पर देखिए ये 100 जो होगा वो बी का R% होगा यानी कि ये 10 हो जाएगा, और डी जो होगा वो सी का R% होगा यानी कि 1 हो जाएगा, R% होगा 10%, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ABCD का मान निकल गया। अब कह रहा है कि 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर 5082 है 2 वर्ष के। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष, ये टोटल हमारा जो है 4 वर्ष का ब्याज है ना। तो यहाँ से देखेंगे कि टोटल हमारा कितना आ रहा है, तो 4A, ये 4A, 6B, 4C और ये 1D। तो ये टोटल आ रहा है हमारे पास 4A + 6B + 4C + 1D, ठीक है। ये 4 वर्ष का ब्याज हो गया, माइनस करना है 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, A + B, है ना। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है और ये फोर्थ ईयर है। तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2A + B, तो ये हो जाएगा 2A + B, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो दिया हुआ है 5082। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालिए, यहाँ पर कितना बनकर आ रहा है, 4A में से 2A जाएगा, 2A बनेगा, तो 2A + 6B में से 1B जाएगा, 5B बनेगा, और प्लस 4C + D बनेगा, और ये 5082 के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर आप A का मान रख दीजिए, A का मान 1000 है तो ये 2000, 5 का है 500 तो 2000 2500, प्लस 4C का है 40 2540, प्लस D का मान 1 है तो 41, ये हो जाएगा 2541 यूनिट इक्विवेलेंट है हमारे सवाल में 5082 के। तो ये 2 बार में कट रहा है, तो 1 यूनिट = 2 यूनिट हो जाएगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 10,000 यूनिट, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 2 × 10,000, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 20,000, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है ट्री डायग्राम से बनाने का, है ना। इससे भी बना सकते हैं, या फिर सक्सेसिव रेट का कंसेप्ट लगा के बना सकते हैं कि 10% का इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट 4 ईयर्स के लिए क्या बनेगा, ठीक है, और 10% का इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट 2 ईयर्स के लिए क्या बनेगा, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, रेट का डिफरेंस, उसको इसके बराबर इक्वेट कर देंगे और 100% का मान निकाल कर हम इसको बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो इससे भी सवाल बना सकते हैं, ये कंसेप्ट आता है तो ये भी सवाल बना सकते हैं। तो कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो उस पर जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है x-1, x+1 और x+3। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और यहाँ पर ABC है, A, B और C। तो एक भुजा है x-1, दूसरी भुजा है x+1 और तीसरी भुजा है x+3, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ x-1, x+1, x+, तो सबसे बड़ी जो भुजा है वो देखने से ही स्पष्ट रूप से x+3 है। तो आप क्या करें कि समकोण त्रिभुज का कर्ण आपको पता करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप ऑप्शन से चलें। तो x+3 बराबर अगर 6 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान जो हो जाएगा 3 आएगा। तो x का मान 3 है तो ये कितना बनेगा, 2, और ये बनेगा 3। x का मान 3 है तो ये बन जाएगा 4। तो इस तरह का कोई ट्रिपलेट बनकर हमको नज़र नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में जाएंगे, x+3 = 8 करेंगे तो x का मान हो जाएगा 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 और ये बन जाएगा 6। तो 4, 6 का कोई
ट्रिपलेट बनकर नहीं आएगा। 10 पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि x + 3 = 10, तो x = 7, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 और ये बन जाएगा हमारे पास 8, है ना, और ये है हमारा 10। तो 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बनता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज के लिए। चलिए अगले तो समकोण त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं कि इससे भी जो है बराबर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 8 से 9 प्रॉपर्टी बताएंगे, है ना, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो काफ़ी सारे सवाल जो है इससे रिलेटेड आप बना सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और इसका जो इन रेडियस है, इन रेडियस का मतलब हो, इन सर्कल का मतलब हो गया कि यहाँ पर इसकी तीनों भुजाओं से टच करते हुए हम एक सर्कल बनाएंगे, है ना, सर्कल बनाएंगे। तो इसका जो रेडियस होगा वो इन रेडियस होगा हमारा, ठीक है। तो इसका जो इन रेडियस का मान होता है ना, ये मान लीजिए कि साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो आर बराबर जो होता है वो होता है a + b - c / 2। ये पहला प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, है ना, ये पहला प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ना, अगर इसको व्यास मानकर एक सेमी सर्कल बनाया जाए और इसको व्यास मानकर एक सेमी सर्कल बनाया जाए, ठीक है, और इसको व्यास मानकर एक सेमी सर्कल बनाया जाए, सॉरी दोस्त, ये जो है हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है, और इसका जो एरिया है ये मान लेते हैं कि A3 है, ये है A1 और ये है A2। तो इसका जो एरिया होगा दोस्तों, ये जो एरिया होगा, है ना, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल जो होगा वो बराबर होगा इस सेमी सर्कल के एरिया के और इस सेमी सर्कल के एरिया के जोड़ के। तो ये बन जाएगा हमारे पास A3 = A1 + A2, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल जो होगा वो A3 = A1 + A2 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है इसका, अगर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ हमने एक शीर्ष दिया A, B और C, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर इस पर डाला, ठीक है, और इसकी लंबाई है A, इसकी लंबाई है B, इसकी लंबाई है C और इसकी लंबाई मान लेते हैं P, ठीक है, ये ABCD। तो यहाँ से बहुत ही बार इस कंसेप्ट से जो है सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि AB² जो होगा यहाँ पर दोस्तों, ये AB² जो होगा वो बनेगा AD × AC, ठीक है। BC² जो बनेगा, यहाँ पर देखिए कि BC² जो बनेगा, ये BC² जो बनेगा, है ना, अगर मान लेते हैं कि ये x है और ये y है, AD का मान x है और CD का मान y है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, AB² को, है ना, AB² को लिख सकते हैं A² = x × x + y, x × AC, x × AC, AC का मान कितना है C, ये हो जाएगा C। यहाँ पर लिख सकते हैं BC² = CD, CD × AC, CD × AC। तो ये हो जाएगा B² = CD कितना है Y और AC कितना है C। और तीसरा कंसेप्ट है इसमें BD² = AD × CD। बहुत ही बार ये जो है SSC का फेवरेट कंसेप्ट है, इस पर बहुत ही बार जो है सवाल पूछे गए हैं। तो BD² बराबर क्या हो जाएगा, P² बराबर ये हो जाएगा x × y, ठीक है। और चौथा क्या होता है कि अगर ये AB का मान P बराबर जो होता है, P बराबर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये P बराबर जो होता है वो होता है A × B, सॉरी, ये PC बराबर जो होता है, ये P × C बराबर जो होता है वो होता है A × B, ठीक है।
ये सी जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट साइड है, और पांचवा जो होता है वो होता है 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये कंसेप्ट है, और ये सारे कंसेप्ट जो है कभी ना कभी जो है सवाल पूछे जाते हैं। चलिए चौथे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप मेमोराइज कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास अगला जो है कंसेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल से। वो क्या है कि ये जो है ए पॉइंट है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। तो इसका जो सरकम सेंटर होगा दोस्तों, इसका जो सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर का मतलब होता है कि जितने भी सारे यहाँ पर साइड हैं उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना, वो जहाँ पर मिलेगा वो हमारा सरकम सेंटर बनेगा। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर जो होगा, है ना, परिकेंद्र जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आएगा, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट होगा यही हमारा परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र, ठीक है। तो ये कहाँ पर लाए करेगा, ये कर्ण पे लाए करेगा, कर्ण के मध्य बिंदु पे लाए करेगा, ठीक है। तो इसका जो कर्ण होगा वो कर्ण के मध्य बिंदु पे लाए करेगा, कर्ण के मध्य बिंदु पे, कर्ण के मध्य बिंदु पर, है ना, आएगा। ये हो गया चौथा कंसेप्ट। पांचवा जो है, पांचवा क्या है कि अगर इसका हम ऑर्थो सेंटर देखेंगे, ठीक है, अगर इसी का हम अगर ऑर्थो सेंटर देखेंगे, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, और लंब केंद्र का मतलब हो गया कि जहाँ पे एल्टीट्यूड मिलते हैं, उस त्रिभुज के जो है एल्टीट्यूड वहाँ पर आकर मिलते हैं, तो वो हो जाता है हमारा लंब केंद्र। तो एल्टीट्यूड कैसे मिलेगा, जब हम किसी शीर्ष से लंब डालेंगे, है ना, तो इस शीर्ष से हमने यहाँ पर लंब डाला, है ना, और इस शीर्ष से सी पर हमने यहाँ पर लंब डाला, और ये बी शीर्ष से हमने यहाँ पर लंब डाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि तीनों लंब जो है सिर्फ बी पर आकर मिल रहे हैं, बी पर आकर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा परिकेंद्र होगा। तो परिकेंद्र कहाँ पर इसका लोकेशन होगा, परिकेंद्र कहाँ पर इसका ये हो जाएगा हमारा परिकेंद्र नहीं, लंब केंद्र। तो लंब केंद्र का लोकेशन कहाँ होगा समकोण त्रिभुज में, ऑर्थो सेंटर जिसको बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, और ये हो जाता है हमारा सरकम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर हमारा वहाँ पर लाया करेगा जहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा ऑन द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल, कंटेनिंग राइट एंगल, ठीक है। तो किस शीर्ष पर बनेगा, जहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्थो सेंटर का लोकेशन। इस पर जो है काफ़ी सारे सवाल भी पूछे गए हैं, तो अगर आप देखेंगे उल्टा के तो आपको मिल जाएगा। चलिए अगला जो है समकोण त्रिभुज, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप जो है एक ही जगह पर इस टाइप के सारे कंसेप्ट जो है एक ही जगह पर पा जाएं, और इससे रिलेटेड अगर सवाल आपको पूछे तो आप आराम से बना सकते हैं। अगला कंसेप्ट है इसी के अंदर, इस पर भी काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। 6ठा नंबर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे, और इसमें पूछा गया है कि इसका जो लार्जेस्ट स्क्वायर होगा वो कितना बनेगा, उसका जो एरिया होगा। तो आप देखेंगे कि इस तरह के सवाल से आप काफ़ी बार रूबरू हुए होंगे, ठीक है। ये है, इसमें एक लार्जेस्ट स्क्वायर हमने बना लिया, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इसका जो साइड है वो x है, और इसका a है, और इसका जो है ट्रायंगल का b है, और इसका x है, तो इसका साइड जो होता है दोस्तों वो होता है a गुना b डिवाइडेड बाय a प्लस b, है ना। ये होता है इसके साइड का रेशियो। अगर इस तरह से नहीं दिया हुआ है, दूसरे तरीके से दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये एक लार्जेस्ट स्क्वायर है, और जिसका कि हमारे पास जिसका कि एक भुजा जो है ना, ये लार्जेस्ट स्क्वायर है जिसका कि एक भुजा कर्ण पे लाया कर रहा है,
जिसका कि एक भुजा कर्ण पे ला कर है। मान लेते हैं कि इसका साइड जो है x है और इसका a है, इसका b है और इसका टोटल c है, ठीक है। तो ये जो लार्जेस्ट स्क्वायर है जिसका कि एक साइड कर्ण पे है, ये वाला कर्ण है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि x बराबर a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। और इस पर भी काफ़ी सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो आप इजीली जो है किसी भी स्क्वायर का या वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं अगर ए बी का लंबाई दिया हुआ है ना। तो इस टाइप से भी सवाल आते हैं। और तीसरा सातवां जो कंसेप्ट है हमारे पास, ये लास्ट कंसेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ से हमने इस पर लंब डाल, इसका जो माध्यिका है ना CL, और इसका जो माध्यिका है, ये माध्यिका है यहाँ पर, है ना। तो ये है, ये मान लेते हैं कि L है और ये मान लेते हैं कि M है, ठीक है। तो इसका जो माध्यिका है, माध्यिका मतलब जो अपोजिट साइड को दो बराबर भाग में विभाजित कर रही है ना। तो ये हो जाता है 4 इंटू CM स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर बराबर 5 इंटू AC स्क्वायर। इससे भी रिलेटेड जो है सारे कंसेप्ट से जो है सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये सारे PDF के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि 140 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60 से 120 अंक के बीच प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि 140 या उससे अधिक कितने प्राप्त कर रहे हैं। तो 140 से 55 और 40, 95 प्लस 15 110, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन से ही आपको नज़र आ रहा होगा कि डी नंबर में हमारा 110 आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है। यहाँ पर हमने ए रखा, यहाँ पर बी रखा। इसकी जो आय है, इनकम है, वो 11:13 है। दूसरा है कि उसके व्यय का अनुपात, तो व्यय का अनुपात है 9:11। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये बचाने में सफल हो जा रहे हैं, तो ये 2,000, ये 4,000 बचा रहे हैं और ये भी 4,000 बचा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि उनकी आय में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के जब भी सवाल आपको मिले तो यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और यहाँ पर लिखें 11 गुना 11 कितना 121, 13 गुना 9 कितना 117। फिर इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिखे थे 11 गुना 4,000 कितना 44,000 और 4 गुना 9,000 36,000। और इन दोनों का जो डिफरेंस है और इन दोनों का डिफरेंस है, इक्वेट करें तो ये कितना हो जाएगा 121 माइनस 17, 4 यूनिट है ना। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 44 माइनस 36 के 8,000 के, ये 8,000 के इक्वेट करें तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2,000। और उनकी आय में अंतर, तो आय में अंतर कितना यूनिट है 11 और 13, यानी कि 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4,000, 2 गुना 2,000 4,000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। यदि घन पूरी तरह से डूब जाता है तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक आयताकार कंटेनर है, मान लेते हैं हमारे पास एक आयताकार कंटेनर है और इसमें हमने एक घन गिराया। पहले था पानी का लेवल यहाँ, अब बढ़ के हो गया यहाँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये h हाइट से बढ़ा, कब, जब यहाँ पर हमने पानी, यहाँ पर हमने क्यूब को डुबाया, ये कम्प्लीटली डूब गया क्यूब हमारा, ठीक है। तो पानी का स्तर h से बढ़ गया। तो जब पानी का स्तर h से बढ़ जाएगा तो इसके द्वारा जो पानी का जो वॉल्यूम हटा है ना, डुबाने के क्रम में जो है इसके द्वारा जो पानी हटा या ऊपर बढ़ा, उसका जो आयतन होगा ये क्यूब के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई है, ये लंबाई है हमारे पास 16, चौड़ाई है इधर 8 है ना आयताकार कंटेनर का, और ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एक ऊंचाई रहा होगा, ये 8 है उधर है ना, ये 8 है और ऊंचाई हमारा 15 है।
तो इसका जो आयतन होगा, है ना, तो इस पानी का जो आयतन होगा वो कितना होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लंबाई सेम है और चौड़ाई सेम रहेगा, हाइट का यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। तो आयतन कितना हो जाएगा पानी का, x गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना लंबाई कितना है 16, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई कितना है h, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और वॉल्यूम यहाँ पर देखिए कि क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 का क्यूब, यानी कि 8 गुना 8 गुना 8, घन की भुजा, है ना। घन का जो आयतन होगा वो भुजा का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 8 कट गया, 8 दूनी 16 कट गया और 2 8 यानी कि 2 चौका 8। तो h बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट सवाल है। यहाँ पर देखिए कि 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 से 8 बजे के बीच गुजरी कारों की संख्या। तो आराम से निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई ताबड़तोड़ कोई कंसेप्ट नहीं है, बस कैलकुलेट करिए और निकालिए। तो 6 से 8 बजे तक 70 और 105, ये कितना हो जाएगा 175। और प्रातः 9 से 11, 9 से 11 115 और 95, तो कितना हो जाएगा, है ना, 115 और 95 210। तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, कितना आ रहा है 5 से 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 35 पच्चे 175 और 5 चौका 120 और 5 दूनी 10, 7 पच्चे 35, 7 चौक 42, यानी कि 5:6, ऑप्शन डी। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और ये सारे सवाल जो है हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी अपलोड किए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।